हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकोशल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट 1 हमने कर लिया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। और सेकंड पार्ट हम आज करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस का, जिसका हमने ये पार्ट कर लिया था और ये पार्ट हम आज करेंगे। लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें कुछ जो टॉपिक है जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन एंड देयर रोल, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड मीटिंग्स एंड बोर्ड कमेटी, ये चीज़ें हमने जो कंपनी लॉ है हमारा उसमें कर ली थी। उसमें ये सारी चीज़ें आ गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, उनके रोल्स, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर कर ली थी, इसलिए हम ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो बाकी का रिमेनिंग सिलेबस है वो कर रहे हैं। इसके लिए आप वही वीडियो देख सकते हो, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन रेगुलेट करता है, तो वो चीज़ देखते हैं। देखो, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस को मेनली लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, क्योंकि उससे पहले जो था वो कॉरपोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी कॉरपोरेट गवर्नेंस था। लेकिन उसके बाद कुछ और इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ कंपल्सन भी ऐड किया गया है। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविज़न है, मैंडेटरी ऑडिट कमेटी हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपलसरी है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एक नहीं बल्कि वो जैसे 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऐसे प्रोविज़न था, कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था हमने। और ऑडिट कमेटी बनानी कंपलसरी, ऑडिट कमेटी होना कंपलसरी, अपॉइंट करना। ऑडिट कमेटी कौन सी? जिसमें बहुत सारे ऑडिटर होंगे जो कि ऑडिटिंग करेंगे, कंपनीज के अकाउंट्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो सही है या नहीं है, ताकि जो है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जैसे P&L, बैलेंस शीट वगैरह, जो भी कंपनीज के अकाउंट्स बनते हैं, उन अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी आ सके, ताकि वो सही चीज़ें दर्शा सके कंपनी के बारे में। तो उन चीज़ों के लिए ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। और ये प्रोविजंस किस में डाले गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। इसके अलावा सेबी की लिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, वो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस को एनहांस करने के लिए जो है इंडिया में इसके लिए है लिस्टिंग रेगुलेशंस सेबी की, जो कि 2017 में आई थी। ये हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। और भी नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस हैं, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सी इंडिया में इनके लिए रूल्स रेगुलेशन है कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 है, सेबी है जो कि मेन बॉडी है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को रेगुलेट करती है। इसके अलावा नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस का मतलब है कि वॉलंटरी, देखो नाम से ही क्लियर है कि अपने आप बिजनेसेस करना चाहते हैं और अपनी जो वो कॉरपोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस हैं उनको वॉलंटरीली फॉलो करना चाहते हैं। और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी, यानी कि कंपनीज की जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि सोशल अपने आसपास की कम्युनिटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, लोकल रिसोर्सेज को बचा के रखना, सस्टेनेबली उनको यूज करना। तो उन सब के लिए वॉलंटरी गाइडलाइंस भी इशू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस स्कोर कार्ड, ये जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने लॉन्च किया 2019 में। इसमें क्या है कि जैसे रेटिंग देते हैं कंपनीज को, वैसे ही इस स्कोर कार्ड में कंपनीज की लिस्ट होगी कि कौन सी कंपनी जो है वो अच्छे से कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है। टॉप लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया में कौन सी हैं, ये वो उसकी लिस्ट देता है, हमें स्कोर कार्ड देता है कंपनीज का। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस स्कोर कार्ड है एक, जो कि एनहांस करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंडिया में, ठीक है। और इन सब की वजह से ही जो इंडिया का रैंक है कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में, वो अभी रिसेंटली 43 रैंक आया था इंडिया का आउट ऑफ 190 कंट्रीज। देखो, ये 43वां रैंक आया 190 कंट्रीज़ में से कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में इंडिया का। तो लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए। और वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो यही है कि जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है।
अच्छे से फॉलो हो रही। तो इसलिए ये एक चैलेंज है जिसके लिए काम भी कर रहे हैं SEBI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लूप होल्स हैं उनके रेगुलेशंस में, रूल्स में। तो इसलिए वो एक ये चैलेंज है जो कि इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट होने से जो है रोकता है इंडिया में। दूसरा है एनहांस द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल को एनहांस करना ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपॉइंट तो कर लेते हैं कंपनीज, लेकिन उनको इतने पावर नहीं देते जितने कि जो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। तो इसलिए वो एक, जैसे ये कह सकते हैं हम, एक सिर्फ एक पपिट की तरह उनको अपॉइंट कर लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी काफ़ी कंपनीज। तो इसलिए वो उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ट्रू इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना कि सच में वो इंडिपेंडेंस हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं, वो सही से देख रहे हैं कि कंपनीज के जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या कंपनी की मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही। ये काम वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने इंडिपेंडेंट होके कर रहे हैं, ये चीज़ भी एक चैलेंज है इंडिया में। ठीक है, दूसरा है प्रमोटिंग बेटर डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस। क्योंकि देखो डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि डिस्क्लोज करना सारी चीज़ें, जैसे कि ये वो डिस्क्लोज करना कि कंपनी अच्छे से ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर रही है, कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, जैसे कि अपने फाइनल अकाउंट्स को डिस्क्लोज करती है, पब्लिक को दिखाती है कि कितने उनके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितनी उनकी परफॉर्मेंस रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना। लेकिन वो जो डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस हैं वो इतने अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है। अगर वो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो कुछ उसमें जैसे विंडो ड्रेसिंग करके डिस्क्लोज करते हैं या कुछ चीज़ें नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम है एक कॉरपोरेट गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। क्योंकि देखो कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है, कॉरपोरेट गवर्नेंस यही है कि जो भी काम हो रहा है कंपनी में वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हो, जिसमें कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की भी प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो, शेयर होल्डर्स के, कस्टमर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो, लोकल कम्युनिटी के, इन्वायरमेंट के, तो सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कंपनी अपना काम करे, तो वो होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब ये चीज़ें अगर कंपनी अपने फ़ायदे के लिए, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्ट ये रूल्स तो बना दिए, सेबी की गाइडलाइंस है, कंपनीज एक्ट 2013 की है, ICAI की गाइडलाइंस है, तो उन सबको कंपनीज कितना अच्छे से फॉलो कर रही है, वो अभी भी इतना 100% उनको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही, तो वो कॉरपोरेट गवर्नेंस को के इम्प्लीमेंटेशन में इसीलिए 43 रैंक, वरना और भी ज़्यादा मतलब कम हो सकता था ये रैंक। जैसे कि 10 से के अंदर आता तो हम ये मानते कि हाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रहा है इंडिया में। लेकिन फिर भी काफ़ी कम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अच्छी रैंक है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं कह सकते हम, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज अभी भी हैं। ठीक है, अब देखो कॉरपोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं जो कि कॉरपोरेट ये जो सेबी ने अपने गाइडलाइंस में बताई है कि ये डिस्क्लोजर जो है प्रैक्टिसेस कंपनीज को फॉलो करनी है। डिस्क्लोजर यानी कि अब दिखाना, डिस्क्लोज करना, दिखाना, अपने अकाउंट्स दिखाना जैसे, तो इसीलिए बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपनी डिस्क्लोज करती हैं। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें कंपनी जो है इनकी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में जो है वो डिस्क्लोज करती है कि कंपनी की ये पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी है। क्योंकि देखो जनरल पब्लिक ही इन्वेस्ट करती है कंपनीज में, तो उनको पता होनी चाहिए ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनीज की, कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो कैसी है, ताकि वो इनको एनालाइज कर सके, फिर देख सके कि हाँ उनके लिए प्रॉफिटेबल है इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना या नहीं है। तो इसलिए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है कंपनीज के लिए। और दूसरा है कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं बेसिकली उनके लिए हैं ये चीज़ें, जो ज़्यादा टर्नओवर होता है जिनका, मेनली जो 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है वो कंपनीज, और दूसरी जो है जिनका जो पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक जिनमें पब्लिक जिसके शेयर्स में इन्वेस्ट करती है जनरल पब्लिक, तो वो। नेक्स्ट जो है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर। देखो कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो हैं वो कितनी अच्छे से फॉलो हो रही हैं, जैसे कि
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या कंपोजिशन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या नहीं है, क्योंकि ये देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है। क्योंकि ये जितने अच्छे से होंगे, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए, वो अपने अच्छे से काम कर रहा होगा, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। तो इसलिए वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो इंडिपेंडेंस, डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, वो सारी कितने अच्छे से कंपनी कर रही है फॉलो, तो वो सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज करना, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, कि ये बताना कि हाँ हमारे यहाँ पे इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हमारी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी ये पावर्स पोजीशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना। ठीक है, बोर्ड कमिटीज़ की क्या फंक्शनिंग है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें बताना। इसके अलावा है इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि देखो, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर तो था कि जितना भी एक साल में, जितना भी जैसे कि जितने प्रॉफिट और लॉस हुए एक साल में, क्या पोजीशन थी कंपनी रही है, कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटीज़ की, वो होता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, उसको डिस्क्लोज करना, वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हो गया। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर क्या हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ, इवेंट होने का मतलब है जैसे मर्जर या एक्विजिशन हुआ, तो ये एक इवेंट हुआ है, कुछ घटना होना, तो यानी कि मर्जर एक्विजिशन कोई घटना हुई, उसकी इंफॉर्मेशन से डिस्क्लोज करना। फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज करना, चेंज हुआ मैनेजमेंट में कोई, तो वो डिस्क्लोज करना। कोई मतलब मटेरियल इवेंट्स जिनको हम बोलते हैं, मटेरियल इवेंट्स क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं कंपनीज में, इम्पोर्टेंट घटनाएं होती है जिसकी वजह से कंपनी की मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है, कंपनी की वर्किंग पे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखो मर्जर एक्विजिशन, इनसे कंपनी की मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है, कंपनी की इंटरनल स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना पब्लिक में, ये ज़रूरी है इंडियन कंपनीज़ को। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। देखो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है, सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी ही क्या होती है। देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज की ज़रूरतों को इस तरीके से पूरे करना ताकि फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, यानी कि अपने जो रिसोर्सेज है उनको इतने अच्छे से यूटिलाइज करना कि आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, प्रेजेंट की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर के लिए भी बच जाए। तो यानी इसमें फिर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना है हमें, क्योंकि देखो आज हम अगर इन्वायरमेंट को अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, अपने आज के प्रेजेंट के फ़ायदे की वजह के लिए हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब कर देंगे, तो फ्यूचर में फिर नुकसान होगा उसी चीज़ का, तो वो फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फिर वो चीज़ आ जाएगी कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना, हमें हमारे आज की ज़रूरतें इस तरह से पूरी करनी कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। दूसरा जो है सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, सोशल सस्टेनेबिलिटी आ जाती है कि जो जनरल पब्लिक है, जो सोसाइटी है, उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो उनसे रिलेटेड फिर जो एक्टिविटी कंपनी करती है, सस्टेनेबिलिटी को एनहांस करने के लिए जो कंपनी काम करती है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है कंपनीज, और सोशल सस्टेनेबिलिटी को कैसे जो है एनहांस कर रही है, तो वो सारी चीज़ें बताना, उनकी रिपोर्टिंग देना। ये भी सेबी ने रिकमेंड किया था, जो अपनी लिस्टिंग कंपनीज़ के लिए, लिस्टेड कंपनीज़ का वो प्रोविज़न है, उस जो 2017 में आया, जो हम आगे देखेंगे भी, उसमें ही सेबी ने बताया कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को डिस्क्लोज, मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी कंपलसरी, यानी कि सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज करना कंपनी के लिए ज़रूरी है उनके एनुअल रिपोर्ट्स में। और इसमें देखो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी और ये गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये सारी आ जाती हैं, ESG भी बोलते हैं हम इसको, तो ये कंपलसरी है कंपनीज़ के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्लोजर। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्लोजर का मतलब है जो भी ये डिस्क्लोजर हैं, जैसे कि अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जो कि फाइनल अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना कंपनीज के सामने, वो सॉरी जनरल पब्लिक के सामने, इवेंट्स को डिस्क्लोज करना जनरल पब्लिक के सामने, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्लोज करनी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्लोजर का यही मतलब है कि जो भी डिस्क्लोजर है कंपनी के, जो भी डिस्क्लोज करने हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबलाइजेशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉरपोरेट गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट आया है। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक दूसरी कंट्री अपने कैसे आपस में जुड़ रही है, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है, ग्लोब जो है पूरा, इनकी वर्ल्ड जो है वो आपस में कितना जुड़ा हुआ है, आपस में कितना इंटरलिंक्ड है।
तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखो आज के टाइम में हर जो कंट्री है वो मतलब बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर सकती, वो सारी दूसरी कंट्रीज से जुड़ी हुई हैं। तो उनके बिजनेसेस जो उनकी कंपनी जो है वो भी आपस में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। तो इसलिए वो ही ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है आने से, ग्लोबलाइजेशन अभी प्रमोट हुआ है और 1991 की जो पॉलिसी है उसके बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, क्योंकि उसमें है भी ना एलपीजी में जी का मतलब ही ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट आया है? देखो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आया, सबसे पहले अडोप्शन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अडोप्शन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मतलब, क्योंकि देखो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो ये कि जो इंडिया में ही जो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना, लेकिन जब कंपनीज दूसरे देशों में भी जाके अपना बिजनेसेस करती हैं तो उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि फिर तभी वो जो है किसी कंट्री दूसरी कंट्री में अगर एस्टेब्लिश होंगी तो वहाँ की रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर 4-5 कंट्रीज़ में है, 10 कंट्रीज़ में, तो उन सब के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, जिससे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कर सके, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर सके, ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि कंपिटिटर्स उनके, अगर वो ग्लोबल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करती है, कंपनी ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस करती है तो कंपटीशन भी उनका बढ़ जाता है। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से ही उनको फिर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ये वही हो गया कि अगर एक दूसरे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन का मतलब दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रही है कंपनी अगर, तो उसको अपने जो उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उनमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंस एंड डिस्क्लोजर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नीड्स टू अधेयर ग्लोबल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेज, जिनको बोलते हैं जो बेस्ट से बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेज है और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे। शेयर होल्डर एक्टिविज्म नेक्स्ट है। ये देखो शेयर होल्डर एक्टिविज्म का क्या मतलब है, क्योंकि देखो अब जो शेयर होल्डर्स हैं जब ग्लोबल कंपनी बन जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स भी आके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वे भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। और ये अगर जब वो दूसरे देशों के शेयर होल्डर्स पैसे मतलब लगाएंगे किसी कंपनी में तो वो ये ही चाहेंगे कि वो बेस्ट से बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो करे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ताकि प्रोटेक्ट रहे। वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो इसलिए फिर इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एनहांस हुई है कॉर्पोरेट ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म की वजह से। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब कि वो इंस्टीट्यूट्स जो कि दूसरे देश की जो कंपनीज हैं उनमें जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना, तो वो ये देखेंगे ना कि सबसे ज़्यादा अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन कंपनीज में फॉलो हो रही है, किस देश की कंपनी में फॉलो हो रही है, तो वो वहीं जाके करेंगे इन्वेस्ट अपना पैसा। तो इससे भी जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म है इसकी वजह से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एनहांस हुआ है, बढ़ा है। इंटरनेशनल रेगुलेशन नेक्स्ट है। देखो इंटरनेशनल रेगुलेशंस, अब जब कंपनीज जब ग्लोबलाइजेशन में आती हैं, इनकी ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस करती हैं, तब उनको इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हो गया, ये सार्बेन्स ओक्सले एक्ट, ये फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज को। अब देखो जब इंडिया में है वो तो सिर्फ उनको इंडिया की जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करनी पड़ रही है, लेकिन जब वो यूके में जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ के जो गवर्नेंस कोड हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। यूएस में जाएंगे तो यूएस में जो कोड्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह से सबके जैसे जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं वो सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, क्योंकि जितना अच्छे से वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगी तभी वो उन कंट्रीज़ में जो है वो कंपनीज इस्टेब्लिश हो सकती हैं और सर्वाइव कर सकती है, अपना बिजनेस कर सकती हैं। तो इसलिए ही जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर, ये वही है जैसे शेयर होल्डर वो था एक्टिविज्म की, शेयर होल्डर्स जो है वो खुद से ऐसे चाहते हैं कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो हो रही हों। ठीक है।
क्योंकि तो वो इसलिए ही वो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की, एथिकल डिसीजन मेकिंग हो कंपनी में, तक जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वो इंक्रीज हुई हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के ऊपर। ठीक है, और इसीलिए जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की उनको फॉलो करना शुरू कर किया है उन्होंने, ताकि कंपटीशन को वो मीट कर सके, कॉम्पिटिटिव रह सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अपनी बना सके मार्केट में। अब देखो नेक्स्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या क्या रिफॉर्म्स जो है आए हैं अब तक, किए गए हैं जो इंडिया में। देखो सबसे पहले और सबसे बड़ा तो यही है कि कंपनीज एक्ट 2013 में, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 है, इसी में बहुत सारी जो है वो कंपल्सन की गई है, बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए हैं जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को एनहांस करने के लिए हैं। जैसे कि हमने देखा पीछे भी कि डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फिक्स की गई है, ऑडिटर होना चाहिए ये फिक्स की गई है, इंडिपेंडेंस डायरेक्टर होने चाहिए वो चीज़ फिक्स की गई है, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म की शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कि जो थोड़ा जिनका शेयर है, जैसे कि कंपनीज में जैसे कि किसी का मान लो 51% किसी एक पार्टी ने ले रखा है, तो जो बाकी के बच गए वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे जिनका 49% से यानी कि 50% से कम का जिनका इंटरेस्ट है, तो उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं ये लगा लो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इन सब के लिए जो है कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजंस डाले गए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो हम पीछे भी बात कर रहे थे सेबी का, जो कि लिस्टिंग और लिस्टिंग से रिलेटेड है कंपनीज के, वो क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 था ये, मैं जो 17 बोल रही थी, आप इसको करेक्ट कर लेना। आपको ये याद रखना है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म ये भी है LODR, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। LODR रेगुलेशंस क्या है, किससे रिलेटेड है। देखो LODR क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट्स। ये 2015 में आई थी, किसने इंट्रोड्यूस की, सेबी ने। ठीक है, और इनमें क्या है कि जो भी कंपनी लिस्ट करवाना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्ट होने का मतलब है रजिस्टर्ड करवाना चाहती है अपने आप को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है जहाँ पे एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर्स में डील होती है, शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो अब जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE, तो इनमें लिस्ट होने के लिए कंपनी को कौन कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो जो है इसमें बताया था LODR में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें जैसे कि इसमें जो मेन जो है वो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इनसे रिलेटेड कंपल्शन जैसे डाली गई थी। ठीक है, आपको बस ये इतना याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, किससे रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन भी डाला गया है कंपनीज एक्ट 2013 में भी, और 2017 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया हर लिस्टेड कंपनी के लिए, जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है यानी कि रजिस्टर्ड हो रही है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि क्योंकि देखो लिस्टिंग होने का मतलब है अब उस कंपनी के शेयर्स में पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है, जनरल पब्लिक। तो इसीलिए जो है उनको फिर ये ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनको जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं। तो इसीलिए 2017 में ही ये कंपल्सन किया गया था कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी में, और 2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी में। जो भी पब्लिक कंपनी ही होती हैं जो लिस्ट करवाती हैं अपने आप को, यानी कि रजिस्टर्ड करवाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये बनाया गया 2016 में, ताकि जो है ये जो भी कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में, कोई भी कॉरपोरेट लड़ाई झगड़े होते हैं यानी कि डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको अच्छे से सेटल किया जा सके, उनके लिए है ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और इससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हुई है कंपनीज़ की, कि उनकी जिम्मेवारियां इंक्रीज हुई हैं कि वो अच्छे से काम करें अपने सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में, क्योंकि कोई भी स्टेक होल्डर के साथ वो कोई भी जैसे डिस्प्यूट होता है तो फिर वो इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है। ठीक है, ये कोर्ट है कंपनी की जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करने के लिए।
नेक्स्ट जो है वो है विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें ही ये प्रोविजन डाला गया है कि हर कंपनी को जो भी विसल ब्लोवर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी है कंपनीज़ को, कि जो भी रिपोर्ट करते हैं, जो भी कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में बताते हैं अपने सीनियर्स को या आउटसाइडर्स को, किसी को, वो पहले से ही विसल बजा देते हैं कि हाँ कुछ गलत हो रहा है कंपनी के अंदर। तो ऐसे लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे कोई भी, जो जिनके बारे में वो, जो कोई गलत कर रहा है उनके बारे में अगर कोई डिस्क्लोज करेगा तो वो सीधी सी बात है कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना कंपल्सरी है कंपनीज़ के लिए। ठीक है, तो ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ये भी जो है ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज करने के लिए जो लाए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कॉरपोरेट CSR जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है? देखो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से ही क्लियर हो जाता है अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो कॉरपोरेट का मतलब कंपनीज की, सोशल का मतलब सोसाइटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेवारी, यानी कि जो कंपनीज की सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जिस सोसाइटी से वो इतनी सारी चीज़ें लेती हैं, जैसे ये रिसोर्सेज ले रही है, मैन पावर वहाँ से ले रही है अपनी, उसको जो है कस्टमर सोसाइटी से मिल रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि जो है सोसाइटी के को नुकसान ना हो। अब सोसाइटी में क्या आता है? सोसाइटी में जनरल पब्लिक आती है, ठीक है, गवर्नमेंट आती है, इन्वायरमेंट आता है। तो ये सारे लोग, जैसे ये जनरल पब्लिक होगी या गवर्नमेंट हो गया और जो है इन्वायरमेंट हो गया हमारा, ठीक है, तो इन सब को के लिए कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वो हमें बताती है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे पहले वॉलेंट्री था। वॉलेंट्री का मतलब है कंपनीज खुद से ही ये सोचती थी कि कुछ वो फिलेंथ्रोपिक, देखो वर्ड होता है फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक का क्या मतलब है कि जन कल्याण के लिए कोई काम करना। तो कंपनीज पहले फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ वैसे ही करती थी, जैसे ये नहीं करते कि दान देते हैं कंपनीज कहीं पे, जैसे पार्क बना दिए सोसाइटी के लिए, तो वो उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही हिस्सा होता है। हॉस्पिटल्स बना दिए, तो ये सारी चीज़ें होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये काम कंपनीज वैसे भी खुद से करती थी। जैसे टाटा ही देख लो, कितना सारा जो टाटा ट्रस्ट में उसका सारा प्रॉफिट जाता है, ठीक है, तो वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोई कंपल्सन की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से ही करते आ रहे थे। लेकिन ये कंपनी एक्ट 2013 में कि सेक्शन 135 में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है किसी भी साल का, उनका जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के का, अगर उनका ये चीज़ है, उनकी 500 करोड़ से ज़्यादा का उनकी नेटवर्थ है, टर्नओवर उनका 1000 करोड़ है, यानी कि सेल्स, उनकी सेल होती है टर्नओवर, और नेटवर्थ यानी कि उनका जितना भी अभी तक उनकी संपत्ति की वैल्यू है वो 500 करोड़ से ऊपर है, और उनका प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ही ऊपर है, तो उनको कंपलसरी है कि जो भी उनका एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, उसका 2% जो है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना पड़ेगा अपना 2% उस प्रॉफिट का। जैसे कि मान लो किस पिछले सालों में, जैसे एक साल में 6 करोड़ हुआ, एक में 4 हुआ, मान लो एक में 5 हुआ, तो वो 5 से ऊपर हो गया तो उसको कंपलसरी तो है ही कि उसको अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इनका एवरेज निकाल के, पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल के, जैसे 15 आ गया, 15 डिवाइड बाई 5, ऐसे वो 3 ऐसे निकालते हैं ना, जितने नंबर से उनसे डिवाइड करके, तो यानी कि 5 करोड़। अब 5 करोड़ का उनको 2% जो है वो जनरल पब्लिक के लिए की भलाई के लिए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग वो नहीं सुनते, ऐड आती है निहार शांति आंवला की, वो अपना 5% बच्चों की शिक्षा की ओर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है उनकी, वो CSR ही है, उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने प्रॉफिट का 5% जो है वो सोसाइटी के लिए, यानी कि किसी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर
कोई और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोई पार्क बना दिया पब्लिक में, हॉस्पिटल्स बना दिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत सारी, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कंपनी एक्ट 2013 में ये भी दिया गया है कि आप किन किन जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस 2% को। ठीक है, कम से कम 2% है, बाकी कितना भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है? क्योंकि देखो आपस में रिलेटेड तो है ही, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं कि जो सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए है। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या है, वो भी यही कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को फेयर ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए। और जो CSR है वो भी स्टेक होल्डर्स के लिए ही होता है, क्योंकि देखो स्टेक होल्डर कौन है, जिसमें जनरल पब्लिक भी आती है, जिसको कंपनी इफेक्ट कर रही है, कंपनी अपनी कैसी भी करके, जिससे कंपनी की वजह से वो इफेक्ट हो रहे हैं। अब अगर कंपनी कहीं पे एस्टेब्लिश है, कंपनी की कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश है, तो उस फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, तो वो पब्लिक को नुकसान तो कर रहा है ना, तो वो पब्लिक भी स्टेक होल्डर हो गई। इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, तो इन सब को प्रोटेक्ट करना और इन सब की प्रोटेक्शन के लिए काम करना वो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो CSR की जो वो हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनमें ये भी है कि आपको कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, पब्लिक के लिए भी। तो वो इसलिए जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपस में रिलेटेड चीज़ें हैं ना, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप टू CSR इज प्रैक्टिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अनलेस कंपनी ऑब्जर्व कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट इज़ अनलाइक टू डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल अवेयरनेस। देखो इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। अब जब तक वो कंपनी अपने अंदर अपनी जो कंपनी के प्रेमिसेस में ही अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेगी, वहाँ के ही एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो वो सोसाइटी के लिए तो कैसे सोचेगी? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए तभी सोचेगी ना जब वो पहले से अच्छे से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका के लिए अच्छे से काम करेगी, उनके लिए फेयर तरीके से काम करेगी, तभी वो ये सोचेगी कि हाँ अब आगे जनरल पब्लिक के लिए भी सोचें। तो इसीलिए जो दोनों चीज़ें हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो दोनों रिलेटेड है। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली इंटरनल चीज़ें आ जाती हैं कि इंटरनल जो लोग हैं अब कंपनीज में, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, जो कंपनी से रिलेटेड है डायरेक्टली, ये मान लो, वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और जो CSR उसमें दोनों आ जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसलिए जब इंटरनल के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होगा तभी एक्सटर्नल का होगा, तो इसलिए दोनों चीज़ें रिलेटेड आपस में। और कॉर्पोरेट जो ESG हम बोलते हैं, वो ESG हमने देखा अभी पीछे, वो क्या था कि वो जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड था कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में वो भी CSR से ही रिलेटेड है। क्योंकि देखो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना, CSR में भी ऐसी चीज़ें आती है, जैसे फिलेंथ्रोपिक आती है सबसे पहले, उसके बाद जैसे इकोनॉमिक आती है, लीगल और इन्वायरमेंटल, उसमें यही चीज़ें हैं। देखो फिलेंथ्रोपिक में मतलब है कि जो जनरल लोगों की भलाई के लिए जो काम किया जाता है, जैसे डोनेशन देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिलेंथ्रोपिक होती है। इकोनॉमिक का मतलब है कि जो जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉफिट जनरेट करके देना जरूरी है। इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और लीगल का मतलब है कि जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना जरूरी है, लॉज को फॉलो करना जरूरी, कानून का उल्लंघन ना हो कैसे भी, तो ये सारी चीज़ें जरूरी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ें आती है। और जो ESG है, जो ESG हमने देखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कि इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये गवर्नेंस, यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सारी चीज़ें फॉलो करना जरूरी। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है ना। देखो इन्वायरमेंट भी रिलेटेड है इसमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड है ये फिलेंथ्रोपिक से, और गवर्नेंस रिलेटेड है जो इकोनॉमिक और लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे, कि कोई भी जो है कानून का उल्लंघन नहीं करना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये दोनों आपस में इसलिए रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो है एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपस में कैसे रिलेटेड है। देखो एथिक्स क्या होता है, एथिक्स का मतलब है मोरल प्रिंसिपल, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक इंडिविजुअल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी बिहेव को जो है गाइड करती है कि आपको कैसे काम करना है। ये एथिक्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं कुछ हमारे
बनाए हुए ये लगा लो कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, वो एथिक्स होते हैं कि एथिकली बिहेव करना है, किसी का नुकसान ना हो, हमें ऐसे काम करना है। मोरल प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं जो कि किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है वो उसको गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको ये वैल्यूज़ फॉलो करनी है, ये मोरल वैल्यूज़ फॉलो करनी है ताकि किसी को नुकसान ना हो, वो एथिक्स होते हैं। और कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, ये यही बताता है कि सही तरीके से काम करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, फेयरनेस के साथ काम करना है, कोई फ्रॉड नहीं करना, किसी से कुछ छुपाना नहीं है। तो वो चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है। तो ये देखो आपस में नाम, मतलब अब हम जब इनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तभी ये आपस में रिलेटेड शो हो रही हैं, क्योंकि देखो एथिक्स होंगे तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस तभी फॉलो हो सकती है ना जब उस ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स फॉलो हो रहे हैं अच्छे से। एथिक्स यानी कि वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ किसी के साथ गलत नहीं करना, हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, उसमें कोई भी चीज़ें छुपा के ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, कुछ भी फेयरनेस, फ्रॉड नहीं करना है। तो वो फ्रॉड नहीं करना है, ये चीज़ें उनकी इंटरनल होंगी, वो मैनेजर्स की जैसे एम्प्लॉयज़ की। तो और उनकी कुछ वैल्यूज़ की आपको ये फॉलो करनी है, बिजनेस एथिक्स होते हैं यानी कि जो बिजनेस इसको गाइड करते हैं। तो वो चीज़ें अगर वो फॉलो कर रहे होंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वो ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों भी चीज़ें जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स रिलेटेड हैं, क्योंकि देखो ये एथिकल लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। क्योंकि एथिकल लीडर, देखो अगर लीडर ही एथिक्स फॉलो करेगा ना तो सारी कंपनी फिर अपने आप ही एथिक्स को फॉलो करेगी। तो इसलिए एथिक, और सारी कंपनी एथिक्स को फॉलो करेगी तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपने आप ही फॉलो करेगी फिर। और कॉर्पोरेट ये स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी की, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या जिम्मेवारी है कंपनी की, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। नेक्स्ट जो है ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमें सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, सोसाइटी के भी, हमारे इंटरनल के भी और एक्सटर्नल के भी। तो वो सारी चीज़ें भी एथिक्स से रिलेटेड है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड जो चीज़ें हैं एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बस ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफरेंस क्या है इनमें, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपल्सन है, वो उसके लिए कंपल्सरी रूल्स रेगुलेशन है जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। और एथिक्स जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपल्सन है, क्योंकि एथिक्स तो बस ऐसे ही जनरल गाइडलाइंस है जिनको अगर कोई पर्सन फॉलो कर रहा है तो वो उसको हम ये बोलेंगे कि हाँ ये एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है, एथिकल है ये। कुछ वो गलत कर रहा है तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है। और फिर वही चीज़ें जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ जाती हैं। बस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो हमारी बॉडीज़ हैं जैसे सेबी और कंपनीज एक्ट, उन्होंने जो है वो एक रूल्स बना दिए कि आपको ये फॉलो करनी है, वो ये फॉलो कर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी फॉलो कर रहे हैं और एथिकल तो हैं ही वो रूल्स और रेगुलेशन सारे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आईसीआई की गाइडलाइंस, क्योंकि हमने देखा सेबी की गाइडलाइंस देखी, कंपनीज एक्ट 2013 की देखी। तो जो आईसीएआई है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये भी कुछ गाइडलाइंस जो है इशू करता है ताकि जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके इंडिया में। इसकी क्या गाइडलाइंस है, सबसे पहले तो है बोर्ड कंपोजिशन। बोर्ड कंपोजिशन का मतलब है कि बोर्ड मेंबर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं यानी कि उसी को बोलते हैं, बोर्ड भी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो बोर्ड में कैसी कंपोजिशन होगी, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कौन एग्जीक्यूटिव्स होंगे, कौन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, डिपेंडेंट डायरेक्ट मतलब इंडिपेंडेंट कितने होंगे, वुमेन डायरेक्टर, वो सारी चीज़ें। तो ये जो है इसके लिए आईसीआईबी गाइडलाइन इशू करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और उन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपर्टीज़, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें, अच्छे से अपना जो रोल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो फॉलो कर सके। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे ना तभी उस कंपनी में अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो है बोर्ड कमेटी। अब देखो बोर्ड कमेटी में क्या कौन कैसी कमेटी आ सकती हैं, जैसे कि ऑडिट कमेटी और रेमुनरेशन कमेटी। ये होना, ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कंपनीज के लिए, बोर्ड कमेटीज। क्योंकि देखो ऑडिट कमेटी होगी तभी वो जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, वैसे ही ऑडिट कमेटीज़ का होना जरूरी है, जो कि चेक करेंगे कि सारी जो कंपनीज है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, उसके अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फेयर हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है रेमुनरेशन कमेटी की, जो रेमुनरेशन देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, तो वो
कैसे जा रहा है, वो रेमुनरेशन प्रॉफिट का कितना हिस्सा, जैसे जो कंपनी एक्ट की जो गाइडलाइंस है वो अच्छे से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है वो। तो ये आईसीआई की ही रिकमेंडेशन है कि जो ऑडिट कमेटी है जो वो होनी ज़रूरी है, बनानी ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं, उन सबको डिस्क्लोज करना जनरल पब्लिक को, ये ज़रूरी है कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल। अब देखो इंटरनल ऑडिटिंग भी ज़रूरी है। इंटरनल कंट्रोल तभी होगा जब इंटरनल ऑडिट हो रही होगी अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, ताकि इंटरनली कंपनी को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो सारी चीज़ें भी जो है आईसीआई रिकमेंड करता है। ठीक है, क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होना चाहिए, ताकि रिस्क जो है, क्योंकि देखो रिस्क को मिनिमाइज करना हमने देखा भी था पिछली वीडियो में भी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या आती है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिस्क को मैनेज करना भी आता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो उनके वो एक रिस्क है उनके पैसे को कि वो डूब भी सकता है भाई, वो प्रॉफिट ना भी हो उसके ऊपर, तो वो उस रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मैनेज करते, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उस रिस्क को कम करना है, उस रिस्क की कैसे मैनेजमेंट करनी है वो, तो उसके लिए ही जो है फिर अच्छे से पॉलिसीज होनी चाहिए क्लियर। नेक्स्ट है ऑडिट क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑडिटर्स जिनको जो नेसेसरी एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वही ऑडिटर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है। ठीक है, और ये है भी कंपलसरी कि जो भी पब्लिक कंपनी है उनको जो है आईसीआई की जो मेंबर्स हैं उन्हीं को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। इनके मेंबर कौन होते हैं? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो, उनको यानी कि जो आईसीआई के मेंबर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो फिर उसके मेंबर बन जाते हैं आईसीआई के, और उन्हीं को जो है एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनको, जिनका टर्नओवर की लिमिट है वो हमने कंपनीज एक्ट 2013 में कर भी लिया था कि कौन होना चाहिए ऑडिटर, उसमें ऑडिटर का था। ठीक है, तो यही था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे कर लिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।